हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। पॉलिटी में आज का हमारा टॉपिक है संघ लोक सेवा आयोग, और इसमें राज्य लोक सेवा आयोग के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड कर दिए हैं क्योंकि दोनों में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग जिसे बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। शॉर्ट में यूपीएससी और एसपीएससी करके इन्हें बोलते हैं। यूपीएससी और स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम्स के बारे में आप सभी जानते होंगे, वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है इंडिया का वो। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि संविधान में क्या प्रोविज़न इसके लिए किया गया है। पहली बात तो ये कि ये संवैधानिक बॉडी है, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ये संवैधानिक बॉडीज़ हैं। पूरा कार्यकलाप किस तरह का होगा, कैसे इनका संगठन होगा, किस तरह से इनका गठन किया जाएगा, पूरा सब कुछ संविधान में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इसीलिए इनको जानना ज़रूरी है कि संविधान में क्या प्रोविज़न किया गया है, वो देखना ज़रूरी है। तो हम इसमें यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में नहीं देखेंगे, बल्कि यूपीएससी का गठन किस तरह से होता है, संविधान में किस तरह से क्या प्रोविज़न है, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, भारत में मात्र केंद्रीय भर्ती अधिकरण एजेंसी कौन सी है? केंद्रीय भर्ती अधिकरण, ठीक है, जो कि केंद्र सरकार की जो जॉब्स होती हैं, सर्विसेज होती हैं, उनमें भर्ती की प्रक्रिया किसके हाथों में ये जिम्मेदारी दी गई है? तो ये है संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। केंद्रीय भर्ती अधिकरण है तो संघ लोक सेवा आयोग। संघ भी केंद्र को ही कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। तो इसका आंसर है बी, संघ लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन से भाग में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? भाग कौन सा है? तो ये है 14, ठीक है। कल हमने किया था इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन किस में था? 15 में था, ठीक है। यूपीएससी की बात करें तो ये होता है पार्ट 14 में है इसके बारे में। अब यहाँ पर आर्टिकल पूछा है, संविधान के कौन से अनुच्छेद लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्तियाँ, गठन और सदस्यों की नियुक्तियाँ और कार्य का वर्णन करते हैं? कौन से अनुच्छेद हैं? और लोक सेवा आयोग दिया गया है तो इसमें संघ लोक सेवा आयोग भी आता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी आता है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी आता है। तो दोनों के बारे में मेंशन किया गया है आर्टिकल 315 से लेकर 323 में, ठीक है। आर्टिकल 315 से 323 और 324 हमने कल ही देखा था, किस बारे में है? भाग 15। और आर्टिकल 324 ये इलेक्शन कमीशन के बारे में है, ठीक। और इसके बारे में यूपीएससी और स्टेट पीएससी के बारे में है 315 से लेकर 323 में, याद रखिएगा, पार्ट 14 315 से 323। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतः संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष समेत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें सदस्यों की संख्या, संविधान की अगर बात करें तो संविधान में कुछ फिक्स नहीं की गई है कि कितने सदस्य होंगे। ये छोड़ दिया गया राष्ट्रपति के ऊपर, ठीक है, कि संरचना का निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन पूछा गया साधारणतया नॉर्मली कितने होते हैं? तो 9 से लेकर 11 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। 9, 10, 11, 9 से लेकर 11 सदस्य साधारण रूप से हो सकते हैं। अगर पूछा जाए फ़िलहाल कितने सदस्य हैं, तो फ़िलहाल 11 ही सदस्य हैं, जितने अधिकतम संख्या हो सकती है, 11 सदस्य हैं अभी। चेयरमैन कौन है अभी? तो अरविंद सक्सेना, ठीक है, याद रखिएगा, अरविंद सक्सेना ये चेयरमैन है। बाकी के 10 सदस्य कौन हैं ये लोग आप बताइए, ठीक है। आपके लिए एक क्वेश्चन तो बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल इनका याद रखिएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। सेम ऐसा ही इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, उनका भी सेम ही है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। एक काम ये ज़रूर कीजिएगा, जो पढ़ते जा रहे हैं ना, पीछे हम जो पढ़ चुके हैं उनके साथ आगे जो भी पढ़ रहे हैं उसका कंपेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है, वरना कन्फ्यूज़न होता है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल। जैसे कि अभी चेयरमैन हैं अरविंद सक्सेना, तो 2018 में ये चेयरमैन बने थे यूपीएससी के, और जब ये 6 वर्ष पूरे कर लें या फिर 65 वर्ष की आयु इनकी कंप्लीट हो जाए तो फिर इन्हें अपनी सीट से हटना होगा, मतलब ये इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कितने वर्ष के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? यहाँ बात की जा रही है राज्य लोक सेवा आयोग की। यहाँ किसकी बात की गई थी? संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई थी, ठीक है। यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कितने वर्ष के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? तो ये 6 वर्ष या 62 वर्ष की अवधि तक, ये याद रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग में 65 वर्ष है, राज्य में ये थोड़ी कम है, 62 वर्ष है। आर्टिकल इसके भी सेम है, पार्ट इसका भी सेम है, पार्ट 14 के अंतर्गत ही राज्य लोक सेवा आयोग आता है, और आर्टिकल 315 से लेकर 323 के बीच में, ठीक है। बस एज में डिफरेंस है, 6 वर्ष दोनों का सेम है। संघ लोक सेवा आयोग में 65 वर्ष है, यहाँ पर 62 वर्ष है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो नो डाउट, क्योंकि संवैधानिक
पोस्ट है ये, तो इसलिए राष्ट्रपति के द्वारा इनका चयन किया जाता है। इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे हैं उनका चयन भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। फिर है राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अभी ये बात की जा रही है राज्य लोक सेवा आयोग की, ठीक है। यहाँ ये शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग, तो यहाँ पर नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। याद रखिएगा डिफरेंस, संघ लोक सेवा आयोग में राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग में राज्यपाल के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या इससे अधिक राज्यों के लिए संविधान में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राज्य विधानमंडल के आग्रह से किसके द्वारा किया जाता है। तो ये गठन किया जाता है संसद के द्वारा। अब यहाँ पर शब्द आया है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, गठन का पूछा गया है, गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो गठन किया जाता है संसद के द्वारा। और अगर यहाँ पर ये पूछे कि जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है, इसके अध्यक्ष, चेयरमैन का और जो इसके सदस्य होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जिस तरह राज्य लोक सेवा आयोग की सिर्फ हमने बात की थी ना, यहाँ पर देखिए राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा। लेकिन जब संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की बात की जाएगी तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इस आयोग का गठन संसद करती है, ठीक है। डिफरेंस समझिएगा। कार्यकाल इनका भी राज्य लोक सेवा आयोग की तरह ही होता है, 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु तक, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग में 65 वर्ष होता है, यहाँ पर 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब से पृथक हुए हरियाणा और पंजाब के लिए अल्पकालीन संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये है अल्पकालीन संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो अभी ये एग्जिस्ट नहीं करती, जब पंजाब और हरियाणा दोनों अलग हुए थे, अलग स्टेट बने थे, उस टाइम पर इसका गठन किया गया था, ठीक है। अल्पकालीन गठन किया गया था और ये गठन किया गया था 1966 में, याद रखिएगा 1966 में। अभी आप लोगों के लिए एक और होमवर्क है, ये देखकर बताइए कि क्या अभी फ़िलहाल में किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के बीच संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एग्जिस्ट करती है या नहीं, और अगर है तो किन राज्यों की है वो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सेवाओं और पदों से संबंधित नियमन बनाने का अधिकार किसे है। तो संविधान ने पूरी शक्ति दी है राज्यपाल को, ठीक है। राज्य सेवाओं और पदों से रिलेटेड जो भी नियमन बनाने हैं या फिर कुछ भी चेंज करना है तो उसके लिए राज्यपाल कुछ भी डिसीजन ले सकता है। और इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि राज्यपाल उस राज्य लोक सेवा आयोग से जाकर पूछे, ठीक है। तो उन्हें बिना बताए, बिना पूछे राज्यपाल ये डिसीजन ले सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे देते हैं, तो ये अपना इस्तीफा दे सकते हैं राष्ट्रपति को। नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इस्तीफा भी राष्ट्रपति को देते हैं। और ये शब्द पर ध्यान रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग की बात की जा रही है, ठीक है। फिर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से किस दशा में हटाया जा सकता है, तो इसका आंसर को उपरोक्त सभी दिवालिया घोषित होने में, दोहरे लाभ के पद पर होने में, या फिर मानसिक या शारीरिक अक्षमता होने पर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर त्यागपत्र देना है, खुद से अगर किसी भी सदस्य को या फिर अध्यक्ष को त्यागपत्र देना है तो वो राष्ट्रपति को दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के इच्छा से वो अपने पद पर बने नहीं रहेंगे, ठीक है। और ये किस लिए किया गया है, सेम वही रीज़न जो इलेक्शन कमीशन में था, निष्पक्षता के लिए और स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। राष्ट्रपति इन्हें अपनी मर्ज़ी से हटा नहीं सकते हैं, इनके लिए भी वही पूरा प्रोसेस चलाना पड़ेगा जो पूरा इलेक्शन कमिश्नर के लिए था कि राष्ट्रपति अगर ऐसा लगता है तो फिर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के पास जांच के लिए भेजेंगे। इस तरह का कोई भी प्रस्ताव होगा तो सुप्रीम कोर्ट सीधा जांच करेगी उसकी, और अगर ठीक पाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को बोलेगी कि हाँ ठीक है, इनको हटा दीजिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट बोलती है राष्ट्रपति को ऐसा करने को, तो राष्ट्रपति को मानना भी होगा। हमने देखा था ना लास्ट वीडियो में कि बाध्य होता है राष्ट्रपति के ऊपर। तो इन सभी आधारों पर हटाया जा सकता है, और या फिर कदाचार की स्थिति में भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों को कदाचार के कारण हटाए जाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच के बाद बर्खास्त करने का परामर्श राष्ट्रपति को दिया जाता है। अभी बिल्कुल मैंने इसको डिफ़ाइन किया है कि जब भी इस तरह अगर कदाचार के कारण हटाया जाना है तो उच्चतम न्यायालय जांच करेगी इस पर, सुप्रीम कोर्ट इस पर जांच करेगी और फिर बर्खास्त करने का, पद से हटाने का परामर्श राष्ट्रपति को देगी। इस संबंध में राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति है, तो ये मैं बता चुकी हूँ। सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति बोले कि वो सलाह, मतलब सलाह इस तरह की होती है ना, हमें माननी है तो माने, नहीं माननी नहीं माने, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है, तो ये सौंपता है राष्ट्रपति को।
और अगर पूछा जाए राज्य लोक सेवा आयोग किसे सौंपता है, तो वो सौंपता है गवर्नर को, राज्यपाल को। और अगर पूछा जाए कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जिसकी हमने बात की थी, वो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है, तो वो जितने भी राज्यों का वो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होगा, उन सभी राज्यों के राज्यपालों को अपनी रिपोर्ट देता है और फिर राज्यपाल उसे सदन में पेश करते हैं। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, पेंशन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को उनका वेतन, पेंशन और भत्ते भारत की संचित निधि से मिलते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं उन्हें वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से ही मिलते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और अगर पूछा जाए कि राज्य लोक सेवा आयोग उनके अध्यक्ष और सदस्यों को वेतन, पेंशन और भत्ते कहाँ से मिलते हैं, तो वो राज्य की संचित निधि से। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से मिलते हैं, क्योंकि राज्य की पोस्ट है तो राज्य उनको पेंशन देगा, वेतन देगा, तो वो राज्य की संचित निधि से, और यूपीएससी के भारत की संचित निधि से। ये एक चीज़ ये याद रखिएगा, यूपीएससी की बात जब हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो यूपीएससी के सदस्यों के बारे में सोच कर ये पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन इस चीज़ से हो जाता है लोगों को कि यूपीएससी को आईएएस, आईपीएस पोस्ट से कनेक्ट कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं, इन्हें तो पेंशन भारत की संचित निधि से नहीं मिलता, तो कैसे। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं यूपीएससी की। ठीक है, जो एग्ज़ाम, इनका जो एग्ज़ाम होता है वो कंडक्ट करवाता है, तो यूपीएससी जिन पोस्ट के लिए एग्ज़ाम करवाता है उन पोस्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम, खुद यूपीएससी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और वो भी संविधान में किस तरह से प्रोविज़न किए गए हैं इसके लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के निम्न में से कौन से कार्य हैं? तो नो डाउट उपरोक्त सभी कौन कौन से हैं? अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और केंद्र प्रशासित सेवाओं की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन मेन काम है यूपीएससी का। फिर राज्यपाल के अनुरोध पर किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह प्रदान करना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अलग अलग विषयों पर सलाह देने का काम करती है यूपीएससी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि सलाह जो इनकी होती है वो सलाहकारी प्रकृति की ही होती है, मतलब बाउंड नहीं होती, बाध्य नहीं होते हैं। ठीक है, राज्य या कोई भी सरकार जो सलाह ले रही है वो बाध्य नहीं है कि इनकी सलाह मानी जाए। फिर थर्ड है, सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति और एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला करने के लिए परामर्श देना। यहाँ भी इस पर ध्यान दीजिएगा, नियुक्ति नहीं करते हैं। ठीक है, पदों पर जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये जो पोस्ट होती है इन पर नियुक्ति नहीं करते हैं, सिर्फ परामर्श देते हैं। अगर तबादला भी करना है एक सेवा से दूसरी सेवा में, तब भी सिर्फ परामर्श देंगे। नियुक्ति करने का अधिकार किसे है? सरकार को। तो जैसे कि मान लीजिए कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए यूपीएससी ने, ठीक है, उसमें फर्स्ट रैंक को आईएएस की जॉब मिलनी है, तो इन्होंने परामर्श दे दिया कि आईएएस की जॉब इसको देनी चाहिए, लेकिन वो सरकार के ऊपर है पूरी तरह। सरकार अगर चाहे तो वो ये भी बोल सकते हैं कि फ़र्स्ट रैंक वाला जो है उसे आईएएस की जॉब नहीं दी जाएगी, उसे कुछ और दिया जाएगा। तो पूरी, लेकिन हाँ ये अलग है कि उन्हें पूरा अपना एक वजह बतानी पड़ेगी, कारण बताना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। लेकिन पूरी तरह से सरकार के हाथों में है, तो ये नियुक्ति नहीं करते हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, उसके आधार पर जो भी रैंक आती है उसी के आधार पर परामर्श देते हैं कि सेवाओं की नियुक्ति किस प्रकार से की जाए, और अगर तबादला करना है सेवाओं में तो किस तरह से किया जाए। ठीक है, किया जाना चाहिए या फिर नहीं, परामर्श देंगे सिर्फ। मेन शक्ति गवर्नमेंट के हाथों में ही है, और गवर्नमेंट के हाथों में क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का आधार ही यही है कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सारे डिसीजन वही लें। ठीक है, मेन डिसीजन, तो इसीलिए ये किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 321 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो अगर लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करना है तो ये शक्ति दी गई है संसद को। कौन से अनुच्छेद में? 321 में। याद रखिएगा, संसद विस्तार कर सकती है इनके कार्यों को। निम्न में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग के बारे में सत्य नहीं है? ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल है, स्टार्टिंग में ही बताया था संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 318 से 323 तक इसके कार्यों और शक्तियों के बारे में बताया गया है। यहाँ ध्यान दीजिए, 318 से 323 था या फिर 315 से 323 था, तो ये गलत हो जाता है इस तरह से, तो हमें आंसर मिल गया है। बाकी भी देख लेते हैं। इसमें अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसके सदस्यों के चयन के लिए किसी भी विशिष्ट योग्यता का वर्णन संविधान में नहीं है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, संविधान में कोई विशिष्ट योग्यता का वर्णन नहीं है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। 318 से 323 नहीं है, 315 से 323 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? तो एक एक करके देखें। अनुच्छेद 315, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन, बिल्कुल ठीक है ये।
दूसरा है अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में है, ये भी ठीक है। फिर है 320 लोक सेवा आयोगों के कार्य के बारे में है, ये भी ठीक है। गलत कौन सा है? ये अनुच्छेद 322 ये लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी के बारे में बात नहीं करता है, ये लोक सेवा आयोग के खर्चों के बारे में बात करता है। ठीक है, 322 जो है लोक सेवा आयोग के खर्च के बारे में बात करता है। तो फिर बर्खास्तगी के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो ये है 317। ठीक है, याद रखिएगा 317। 321 हम देख ही चुके हैं लास्ट में क्वेश्चन। ये किस बारे में है? लोक सेवा आयोग के कार्यों को अगर विस्तार करना है तो वो शक्ति संसद को दी गई है उसमें। तो ये सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद रखिएगा। और इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।